नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी टू द पॉइंट में। आज हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस जनवरी 30, 2023 का करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले ये खबर है कि इंडिया अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में वुमेंस टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीत गई है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। बाकी इसके अलावा दोस्तों, फ्रंट पेज पर एक खबर ये है कि मिनिस्ट्री सर्वे बीटेक ओनली यूजी प्रोग्राम विद डिप इन एनरोलमेंट लोएस्ट इन 5 ईयर्स। बेसिकली क्या है कि जो भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, मिनिस्ट्री ने, एजुकेशन मिनिस्ट्री के सर्वे में ये आया है कि जो भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं उसमें केवल बीटेक एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें एडमिशन में डिप हो रहा है, एनरोलमेंट में डिप हो रहा है बेसिकली। तो इसमें यह है कि इंजीनियरिंग इज़ द ओनली अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन द कंट्री दैट हैज़ रजिस्टर्ड अ डिक्लाइन इन द एनरोलमेंट over the last 5 years, even as overall admission numbers have increased at the bachelor's level, shows the latest report of All India Survey of Higher Education, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करती है ये सर्वे। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, फ्रंट पेज पे और कुछ भी काम की खबर नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं, फिर हम सीधा आते हैं एडिटोरियल पेज पर। तो एडिटोरियल पेज में ये गांधी जी के बारे में आर्टिकल है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे आपको गांधी जी के बारे में सब पता होना चाहिए थ्योरी स्टैटिक पार्ट में, क्योंकि गांधी जी से क्वेश्चंस प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट हर साल ही आते हैं। तो अब ये सेंसस के बारे में एक आर्टिकल है। बेसिकली सेंसस 2021 का अभी तक हुआ नहीं है, तो सेंसस ना कराने के नुकसान वगैरह क्या हैं और क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में है। तो हम एक एक करके पॉइंट्स देख लेते हैं। Census data is essential for planning at the village or block level to assure the economic and social development, ensure better governance and increase the transparency of public schemes and programs। ठीक है। तो इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए डेटा बहुत ज़रूरी होता है। गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, इन सब चीज़ों के लिए भी डेटा बहुत ज़रूरी होता है। अभी जैसे इन्होंने, ऑथर ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट जो है बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है डिस्ट्रिक्ट। तो अब डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन डेटा हम कैसे, अब सेंसस है नहीं तो हमें एस्टिमेट करना पड़ेगा। तो अभी बेसिकली क्या है कि हमारे पास 2011 और 2001 का सेंसस डेटा है। तो हम बेसिकली ये जो पीरियड 2001 से 11, 10 साल का है, इस पीरियड के बेसिस पे हम 2021 का, 2022 का, 2023 का जब डेटा हम कैलकुलेट करते हैं तो इसमें बहुत सारी गलतियाँ आने की संभावना होती है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम हो गया है इसको सेंसस हुए। तो अगर 10 साल के पीरियड में ही हम उसे एक्स्ट्रापोलेट करके और स्टैटिकली उसको हम कैलकुलेट करें तो आसान होता है और गलतियां कम होती हैं। लेकिन अगर हम इतना ज़्यादा 15 साल हो गया और टाइम पीरियड ज़्यादा हो गया तो ये काफ़ी मुश्किल होता है, मतलब कि सही डेटा आ पाए। तो इन द एब्सेंस ऑफ अपडेटेड सेंसस डेटा, डेमोग्राफर्स एस्टिमेट द एनुअल पॉपुलेशन काउंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल यूजिंग पास सेंसस इन्फॉर्मेशन। ठीक है। तो वही 2001 से 2011 का सेंसस इन्फॉर्मेशन यूज़ करके डेटा निकाला जा रहा है। सच डेमोग्राफिक एक्सरसाइज गिव रीजनेबल फेयर एस्टिमेट्स व्हेन द ईयर ऑफ पॉपुलेशन एस्टिमेशन इज विद इन द रेंज ऑफ मैक्सिमम 10 ईयर्स। ठीक है। तो अगर ऐसी एक्सरसाइज जो है, अगर 10 ईयर्स का पॉपुलेशन डेटा केवल हो, तब हम अगर एस्टिमेशन करें और ये अपडेट करें तो ठीक है, रीजनेबली करेक्ट होती हैं। लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाता है, टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाता है, तो फिर डेटा उतना करेक्ट नहीं आता है। सो यूजिंग द ग्रोथ रेट ऑफ 2012 for the period of 2021 becomes more of an assumption based model than a model that reflects empirical reality। तो ये बहुत assumption based model हो जाएगा अगर अब हम जो 2021 में, 22 में, 23 में अगर हम ये काम कर रहे हैं, तो बस assumption based model हो जाएगा। और इसका empirical reality मतलब कि ऑन ग्राउंड पे ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि हो। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि माइग्रेशन डेटा कलेक्टेड इन द सेंसस हैज़ ग्रेट इम्प्लीकेशन फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन सोशल हार्मनी। अब माइग्रेशन पैटर्न 2001 से 11 के बीच में रहा हो, उसमें बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गया है पिछले कुछ सालों में। तो इतना पुराना डेटा के हिसाब से अगर हम माइग्रेशन डेटा फिर से हम उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी गलतियाँ, एरर्स ज़्यादा आ जाएंगे। इसके अलावा थर्ड, द सेंसस काउंट एवरीवन across region, class, creed, religion, language, caste, marital status, differently abled population, occupation pattern, etc। तो मतलब सेंसस का डेटा बहुत डाइवर्स डेटा होता है, बहुत ब्रॉड होता है, इतनी ये सब चीज़ें करता है। लेकिन जो और उसके अलावा हमारे पास NFHS, NSSO, ये लोग जो डेटा निकालते हैं वो इतना ब्रॉड लेवल पर नहीं होता, क्योंकि ये सैम्पल डेटा होता है और सेंसस क्या होता है, पूरा ब्रॉड पिक्चर प्रेजेंट करता है। तो ये भी हमारे पास डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन नहीं रह पाएगा। It has to be continued until India achieves a foolproof civil registration system and a dynamic national population register। और वही ऑथर बोल रही हैं कि सेंसस कराना हर साल बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है सेंसस कराने में।
एक्सेप्ट फॉर द फ्यू मोमेंट कि आसम में 1981 और कश्मीर में 1991 में सोशियो पॉलिटिकल रीज़न की वजह से नहीं हो पाया था। बाकी हमने लगभग हमेशा ही करा है। तो जब तक इंडिया कंप्लीट सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम और डायनामिक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अचीव नहीं कर लेता, तब तक सेंसस एक्सरसाइज कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या होता है बेसिकली कि डेथ और बर्थ का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना, जो कि इंडिया में नहीं होता है अभी। और पॉपुलेशन रजिस्टर भी वही होता है कि इस सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से डेटा से पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट किया जाता है। सेंसस इज नेसेसरी सिंस इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑल द प्लान्स एंड प्रोग्राम्स दैट द गवर्नमेंट वांट टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, अब गवर्नमेंट कोई प्रोग्राम बनाएगी वेलफेयर मेजर के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो सेंसस के डेटा के बेस्ड पे ही बनाती है, डेटा के बेस्ड पे बनाती है, और सेंसस का डेटा सबसे एक्यूरेट होता है। उसके बाद ये पेटेंट से रिलेटेड मतलब आईपीआर पॉलिसी से रिलेटेड है आर्टिकल। इसमें ऑथर बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो इंडिया का आत्मनिर्भर भारत प्लान है और मेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया में क्या है कि बाहर की कंपनियां आके इंडिया में मैन्युफैक्चर करें, और आत्मनिर्भर में ये तो है ही, और साथ में इंडिया की खुद की कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करें। तो हमें पेटेंट पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए ताकि हमारे सोशल वेलफेयर और जो गरीबों को बेसिकली दवाइयों की बात इन्होंने करी है कि अगर दवाइयाँ अफोर्डेबल मिलें लोगों को, इंडिया के और इंडिया के बाहर के लोगों को भी, तो इंडिया जो दुनिया की फार्मेसी जिसे कहा जाता है उसमें ये वाला एस्पेक्ट हमें आत्मनिर्भर भारत को ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए ताकि हम दुनिया की फार्मेसी बनी रहें। वैसे इसमें बहुत टेक्निकल चीज़ें दी हुई हैं, एग्ज़ाम में आप ये सब नहीं लिख पाएंगे, लेकिन आपको बेसिकली पेटेंट से रिलेटेड चीज़ें पता होनी चाहिए, और ये आपने स्टैटिक में पढ़ा भी होगा। इसके अलावा दोस्तों फिर से गांधी जी के बारे में एक आर्टिकल है, और ये हम नहीं देखेंगे क्योंकि गांधी जी के बारे में स्टैटिक में आपको पढ़ना चाहिए अच्छे से। इसके अलावा दोस्तों एक्सप्लेन पेज पे एक ये चीज़ लिखी हुई है पोलर वर्टेक्स। पोलर वर्टेक्स क्या होता है बेसिकली कि सपोज़ करिए ये अर्थ है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, तो यहाँ पे विंड की डायरेक्शन ऐसे ऐसे होती है, और इसी को कहते हैं पोलर इसी को कहते हैं पोलर वर्टेक्स। बेसिकली ये क्या होता है कि यहाँ पे विंड्स चलती हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ पे ये बेसिकली कोल्ड विंड्स होती हैं, यहाँ पे बहुत कोल्ड एरिया होता है, जो पोलर विंड्स होती हैं बहुत कोल्ड होती हैं। अब ये विंड्स यहाँ पे ना आए, इसकी वजह से ये पोलर वर्टेक्स बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, ठीक है, ताकि इसको क्रॉस करके इधर ना आए। नहीं तो यहाँ पे जो हमारा फॉर एग्जांपल सेंट्रल एशिया रीजन और सेंट्रल रीजन है वहाँ पे ठंड ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अभी पोलर वर्टेक्स, अभी आपने देखा होगा कि यूएसए में बहुत ठंडी पड़ रही है। देखिए जापान का यहाँ मेट्रो स्टेशन का लिखा हुआ है, फ़ोटो दी हुई है कि यहाँ पे जापान में कितनी ज़्यादा स्नोफॉल वगैरह हो रही है। तो बेसिकली यही होता है कि पोलर वर्टेक्स जो होता है ये जो है पहले क्या पोल्स की तरफ था, लेकिन इसका शिफ्ट इक्वेटर की तरफ और हो जाता है, तो ये थोड़ा ऐसे हो जाती है। अब यहाँ पे जापान होगा तो जापान भी पोलर वर्टेक्स के अंदर में आ गया, तो जापान में ठंड बढ़ गई। यहाँ कहीं यूएस होगा तो यूएस आ गया, तो यूएस में भी ठंड बढ़ जाएगी। बेसिकली यही होता है पोलर वर्टेक्स। तो पोलर वर्टेक्स आपको पता होना चाहिए, कभी अगर पूछ लिया प्रीलिम्स वगैरह में। द टर्म रिफर्स टू एन एक्सपेंस ऑफ कोल्ड एयर दैट जनरली सर्कल्स द आर्कटिक बट ओकेजनली शिफ्ट साउथ फ्रॉम द नॉर्थ पोल। वो ये कि जनरली आर्कटिक की साइड रहता है, लेकिन कभी कभी साउथ की तरफ शिफ्ट होता है। तो जब साउथ की तरफ शिफ्ट होता है तो हम यहाँ पे ठंड देखते हैं, यहाँ मतलब यहाँ पे साउथ में ठंड बढ़ जाती है, इसके लिए यहाँ पे शिफ्ट होने लगता है, ये जो कि इस फिगर में मैं आपको दिखाया मैंने। द पोलर वर्टेक्स इज हेल्ड इन प्लेसेस बाय द अर्थ रोटेशन एंड टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द आर्कटिक एंड मिड लैटिट्यूड्स। तो ये पोलर वर्टेक्स क्यों चलता है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, क्योंकि आर्कटिक में अलग टेम्परेचर होता है और पोलर रीजन में अलग होता है टेम्परेचर। बाकी दोस्तों ये मिल्क के इन्फ्लेशन के बारे में बात है, तो इसको हम नहीं देखेंगे, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे अबॉर्शन से रिलेटेड है, तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, और सुप्रीम कोर्ट में भी एक मामला चल रहा है, जब उसका फैसला आएगा तब हम देखेंगे। इसके अलावा मुगल गार्डन को अमृत उद्यान नाम दे दिया गया है। तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से कि मुगल गार्डन क्यों कहा गया इसको, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि जम्मू कश्मीर का मुगल गार्डन है और ताजमहल का जो गार्डन है उससे इंस्पिरेशन लेकर प्रेसिडेंशियल गार्डन बनाया गया है। तो जो ये गार्डन है ये 4 बाग स्टाइल में थे, 4 बाग स्टाइल में होते हैं। बेसिकली 4 गार्डन्स होते हैं और जनरली बीच में पानी होता है, और ये बहुत परफेक्टली बनाए जाते हैं, क्योंकि ये मुगलों ने स्टार्ट करा था, इसलिए इसे मुगल गार्डन कहा जाता है। और बाबर ने अपनी किताब में बाबरनामा में इसके बारे में बहुत कि 4 बाग को कैसे बनाया जाए, क्या करा जाए क्या नहीं करा जाए, बाबरनामा बुक में बाबर ने बहुत अच्छे से इसमें दिया, बहुत मतलब एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। और बाबर काफ़ी फ़ैन था 4 बाग स्टाइल का।
तो आपको ये पता होना चाहिए चारबाग स्टाइल में। और ये चारबाग स्टाइल बहुत परफेक्शन से इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है हेवन को और हारमनी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हेवन बहुत परफेक्ट था इसलिए ये भी बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो आपको इसमें यही पता होना चाहिए कि चारबाग स्टाइल बाबर और मुग़लों से रिलेटेड है और बाबरनामा बुक में इसका जिक्र है। बाकी दोस्तों वर्ल्ड न्यूज़ में कोई इतना इम्पोर्टेंट खबर नहीं है। तो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही है दोस्तों। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।